हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं मिस्टर डेविल भाग 20। अगर इससे अगले भाग आपने नहीं सुना है तो उसको भी जाकर सुनिए। यार आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे हैं, 2-4 दिन से ना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा है। सो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी। पिछले एपिसोड में आप सबने देखा रोनी लिया और रजनीश की हेल्प करता है और प्रथा के घर जाता है। तब उसे जाकर पता चलता है कि रजनीश प्रथा का भाई है। अब आगे प्रथा रोनी, लिया और रजनीश को लेकर अपने घर आती है और अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। प्रथा की माँ किचन से आती हैं। जैसे ही उनकी नज़र अपने बिगड़ैल बेटे पर पड़ती है वो वहीं से बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं। क्या क्या करता रहता है नीस, जब देखो तब झगड़ा करता रहता है। इतना सारा खून लगा लिया है, कहाँ चोट लगी है? प्रथा की माँ थोड़ी सी घबरा गई। अरे माँ, मुझे चोट नहीं लगी है और ये मेरा खून नहीं है, डोंट वरी। गलती उनकी थी, फिर भी मैं सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से भागा क्योंकि मेरे साथ लिया थी। तभी प्रथा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई। लिया ने रजनीश का और प्रथा ने रोनी का फर्स्ट एड किया। प्रथा की माँ चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, बेटा आप लोग चाय पी लीजिए। रजनीश ने अपनी माँ को रोनी का परिचय कराते हुए बोला, माँ ये रोनी बॉस है, रुद्र सिंघानिया के पर्सनल असिस्टेंट। क्या? प्रथा की माँ थोड़ी सी हैरान होती हुई बोली, आप हमारे घर में? वो तो खुशी हो गई, आप तो बड़े हैं, आपको तो इन्हें रोकना चाहिए ना। इतना मना करती हूँ मैं इसे लड़ाई झगड़ा ना किया करे। अरे आंटी जी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? वे लोग इसी के काबिल थे, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा होता तो वे लोग क्या करते लिया के साथ। तभी नीस बीच में ही बोल पड़ा, और क्या, वही तो। और मैं? और ऐसे कैसे? आदित्य अग्रवाल का भाई हूँ, ऐसे पीठ दिखा के थोड़ी ना जा सकता। आदित्य अग्रवाल का नाम सुनकर रोनी थोड़ा सा चौंक गया। कहीं तुम उस आदित्य की बात तो नहीं कर रहे जो बिग बॉस के ऑफिस में काम करते हैं? जी जी बिल्कुल वही हैं। आखिर उनके बिग बॉस के ऑफिस में काम करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। भले ही मर जाता लेकिन अपने जीते जी कभी भी एक लड़की के साथ गलत नहीं होने देता। यह सुनते ही रोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आंटी जी, आपको अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। बेटा आपका? अरे आप लोग चाय तो पीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। प्रथा ने चाय का कप उठाते हुए रोनी को दिया। रोनी ने एक नज़र प्रथा को देखा और मुस्कुराते हुए उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रोनी वहाँ से जाने लगा तो प्रथा उसे बाहर तक छोड़ने आई। दरवाजे से बाहर आते ही रोनी ने प्रथा से कहा, कभी हमें भी मौका दीजिए चाय पिलाने का। यह सुनते ही प्रथा शर्मा गई और ब्लश करने लगी। जी जी बिल्कुल, वैसे मेरे पास कुछ है जिसे आप अपने न्यूज़ में डालकर उस विश्वजीत सिंघानिया की इज्जत में 4 चांद लगा सकती हैं। कहते हुए रोनी ने अपना मोबाइल निकाला और वही वीडियो प्रथा को दिखाई जो लिया ने शूट किया था। उस विश्वजीत सिंघानिया के मुंह पर तो मैं ऐसी मीठी पोतूंगी कि वो किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहेगा। बस आप मुझे ये वीडियो दे दीजिए। ओके देन, आप अपना नंबर। कहते कहते रोनी रुक गया। जी जी श्योर, क्यों नहीं। कहते हुए प्रथा ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और उसके मोबाइल में अपना नंबर डायल कर दिया। रोनी ने मन ही मन कहा, ये तो सोने पे सुहागा हो रहा है। मतलब आज भगवान मुझसे इतना खुश है, बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा। वाह क्या बात है, किस्मत हो तो मेरे जैसी। और वो अपने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए एक बार फिर पीछे पलटकर प्रथा को देखने लगा। प्रथा उसे ही देख रही थी। तो मैं कब अपने आप को उतना खुश नसीब समझूं जब आप मेरे साथ चाय पियेंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, जब आपके पास टाइम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। आपके पास तो नंबर हो ही गया। ओके। कहते हुए रोनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। प्रथा उस गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वो गाड़ी उसके गली से बाहर नहीं निकल गई। गली से बाहर निकलने के बाद भी प्रथा थोड़ा सा आगे सड़क पर आ गई और वो गाड़ी को देखने लगी, लेकिन रोनी की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही वो पीछे पलटी रजनीश से टकरा गई और वहीं सड़क पर गिरते गिरते बची क्योंकि रजनीश ने उसे पकड़ लिया था। क्या बात है, बड़ी देखा दिखाई हो रही है, तू ना अपने काम से काम रख। प्रथा कहते हुए वहाँ से अंदर जाने लगी।
हाँ हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कौन किससे काम से काम रख रहा है। इधर रुद्र के ऑफिस में ईशा रुद्र के केबिन से जैसे ही जाने को हुई, रुद्र का मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल देखा तो उस पर अम्मा का नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्र ने ईशा को रोक लिया और वहीं बैठने का इशारा किया और उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से अम्मा ने कहा, रुद्र, बाबूजी आए हैं। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसका चेहरा थोड़ा सा सख्त हो गया। आप थोड़ा जल्दी घर आने की कोशिश करना। रुद्र ने सिर्फ इतना ही कहा और फ़ोन रख दिया। ईशा अब भी वहीं खड़ी थी और वो रुद्र को बात करते हुए देख रही थी। रुद्र ने उसे देखा और बोला, चलो हमें कहीं जाना है। अभी? ईशा ने थोड़ी सी हैरानी से कहा, हाँ अभी। मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। आपने कहा था शाम को 7 बजे, तो फिर मैं 7 बजे जाऊंगी। अब डिनर पर जाकर फ़ायदा ही क्या, जब तुम्हें बाहर का कुछ खाना ही नहीं है तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप से मेरे साथ चलो। जब तक आप नहीं बताएंगे मैं कहीं नहीं जाने वाली। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि हम अभी 15-20 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, और अगर तुम्हारा मन ना हो तो भी बता देना। कहते हुए रुद्र ने अपना मोबाइल ईशा के सामने हिला दिया। ईशा गुस्से से रुद्र को घूरने लगी और वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। जाते हुए ईशा को देखकर रुद्र मुस्कुराते हुए अपने चेयर पर बैठ गया और मन ही मन बोला, मिस रॉय, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे पता है तुम मुझे मना तो नहीं करोगी, और जब तक ये वीडियो मेरे पास है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ईशा तेजी से चलते हुए बड़बड़ करते हुए अपने केबिन में पहुंच गई। उसने अपना मोबाइल जोर से टेबल पर रखा और धम से चेयर पर बैठ गई। उसकी ये हरकत उसके केबिन में इंतजार कर रहे करण, अर्चना और पूजा ने देखा था, जो कि दरवाजे के पास बिल्कुल दीवार में सटकर खड़े थे, लेकिन गुस्से की वजह से ईशा ने उन्हें देखा नहीं था। पूजा पीछे से आई और वो पीछे से ईशा के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, क्या बात है, आज बड़ी गुस्से में लग रही है। और नहीं तो क्या, मैं उस रुद्र सिंघानिया की मुंह तोड़ दूंगी, डेविल कहीं का खड़ूस। जब देखो तब ऑर्डर झाता रहता है, ये नहीं करोगी तो वीडियो पुलिस को दे दूंगा, वो नहीं करोगी तो वीडियो पुलिस को दे दूंगा। और तुम जैसे दोस्त रहे ना तो मरना और जीना दोनों एक ही जैसा है। जियो या मरो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता ही नहीं चलता कि मैं जी रही हूँ या मर मर के जी रही हूँ। अरे अगर तुम लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देते ना तो मैं वो वीडियो ना उनके लैपटॉप से डिलीट करवा देती, फिर वो मुझे ऐसे अपने इशारे पे नहीं नचा रहे होते। करण वहीं उसके सामने टेबल पर बैठ गया और जैसे ही वो ईशा का हाथ पकड़ने को हुआ, ईशा झट से खड़ी हुई और उसने करण से अपना हाथ छुड़ाते हुए, डोंट टच मी, तुम ना मुझसे दूर रहो। कहते हुए ईशा 2-4 कदम करण से पीछे हट गई। करण अपना सा मुंह लेकर उसे आंखें फाड़े देख रहा था और वो टेबल पर से कूद कर नीचे खड़ा हो गया। तुझे क्या हुआ है, और तू रुद्र सर का गुस्सा हम पे क्यों उतार रही है? तुमने वही किया, आज तुम वही काट रही हो जो तुमने बोया था। क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, और वो जो रोज रोज मेरे घर की लाइट कभी पानी कटवाता रहता है, उसका क्या? कहते हुए ईशा वहीं नीचे फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसकी ये क्यूट हरकतें देखकर रुद्र को हंसी आ रही थी। पूजा, अर्चना और करण भी वहीं बैठ गए। बता तो, बात क्या हुआ? अरे पहले कह रहे थे मेरे साथ डिनर पे चलो, और जब मैंने डिनर के लिए बोल दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बाहर के खाने से एलर्जी है, तो बोल रहे हैं कि अभी 10 मिनट में निकलना है और पता नहीं कहाँ जाना है, ये भी नहीं बताया। अरे तो जा ना, ऐसे कैसे चली जाऊँ यार, तू नहीं जानती मेरी माँ को। वो ना मुझे आज डिनर में ना मुझे ही बना देंगी, वो भी बिना नमक डाले उबाले, वो भी बिना नमक डालकर उबाल देंगी। हैं माँ? यह कहकर तीनों हल्का हल्का हंसने लगे। यार मैंने तो सुना है माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, लेकिन वो तुझे ही बना देंगी। पता नहीं क्यों वो मेरे साथ ऐसे करती हैं। खैर छोड़ो, तुम लोग जाओ, मुझे तो यहाँ से भी जाना नहीं है, मुझे उस खड़ूस के साथ जाना है। ओके बाय, सी यू। और हाँ, कल हमें बताना क्या क्या हुआ। ईशा ने घूर कर पूजा को देखा। पूजा ने अपना दांत दिखा दिया। ओके बाय, चलते हैं, सी यू। कहते हुए तीनों वहाँ से बाहर चले गए और ईशा वहीं बैठी रही। रुद्र अपने केबिन में चक्कर पे चक्कर काट रहा था क्योंकि रोनी अभी तक नहीं आया था। रोनी का कपड़ा खराब होने की वजह से वो प्रथा के घर से सीधे अपने घर चला गया था और कपड़े चेंज करके आने में उसे थोड़ा सा टाइम लग गया। इसीलिए वो डर की वजह से रुद्र का फोन भी नहीं उठा रहा था और रुद्र इरिटेट होकर उसे बार बार फोन लगाया जा रहा था। रोनी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाए सिंघानिया इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, शॉपिंग के लिए और ब्यूटी पार्लर के लिए टाइम बुक करो जल्दी। रोनी ने जैसे ही मैसेज पढ़ा उसकी सांस में सांस आई। तो इसलिए बॉस फ़ोन कर रहे हैं, मैं तो बेकार में ही डर रहा था, और उसने जल्दी से बुक कर दिया।
उसने रुद्र को फ़ोन लगा दिया। रुद्र ने एक ही कॉल में फ़ोन उठा लिया। कहाँ थे तुम? फ़ोन नहीं उठा रहे थे। सॉरी बॉस, वो गाड़ी चला रहा था मैं। कहाँ हो अभी? मैं बस ऑफिस के पास ही पहुँच गया हूँ, आ रहा हूँ। वसीम से बोलो गाड़ी तैयार रहने के लिए। हम बस आ रहे हैं, तुम वहीं रुको, ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ओके बॉस, कहकर रोनी वहीं पर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्र ईशा को लेकर सबसे निचले वाले फ्लोर पर आ गया। ईशा रुद्र से पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही रुद्र का ऑफिस से बाहर आया, उसके बॉडीगार्डों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और ईशा उन बॉडीगार्डों के घेरे से बाहर हो गई। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो ईशा उन बॉडीगार्ड के घेरे से बाहर हो गई थी। उसने कुछ इशारा किया, जिसका इशारा समझकर बॉडीगार्डों ने अपना हाथ छोड़ दिया। फिर उसने ईशा को देखा और इशारे से अपने पास बुलाया। ईशा चुपचाप चलते हुए उसके पास आ गई और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सिटी की तरफ दौड़ चली। थोड़ी देर बाद वे सभी एक मॉल के सामने खड़े थे। तो जैसे ही गाड़ी से उतरी, अपने सामने मॉल को देखकर हैरान रह गई। उसने सवालिया नजरों से रुद्र को देखा, लेकिन रुद्र सामने देख रहा था। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे, जिससे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ईशा को पता नहीं चल रहा था। ईशा चुपचाप उसके साथ जाने लगी। अंदर जाने पर पता चला कि अरे, मॉल में तो कोई भी नहीं है। इस डेविल में सबको भगा दिया। खड़ूस कहीं के अकेला इंसान। अब इसे पता नहीं क्या खरीदना है। ईशा बड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी रुद्र पीछे पलटा और एक झटके से ईशा का बाजू पकड़कर अपने पास खींच लिया। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना, तो मैं तुम्हें यहीं सबके सामने किस कर लूँगा। ये सुनते ही ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने एक उंगली को अपने होठों पर रख लिया। यह देखकर रुद्र के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। रुद्र ईशा को लेकर एक साड़ी वाले सेंटर के पास पहुंचा। पर एक लड़की थी जो रुद्र को देखकर एक साइड हट गई और उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। रुद्र के साथ साथ ईशा भी सोफे पर बैठ गई। रुद्र ने बहुत ही कम शब्दों में कहा, एक साड़ी दिखाइए जो बुजुर्गों को पसंद आए और इन पर अच्छी लगे। उस सेल्स गर्ल ने बहुत ही पोलाइट से अपना सर हाँ में हिलाया। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपने साथ 5 से 6 बैग लेकर आई। उसने एक एक साड़ी ईशा को दिखाते हुए कहा, मैम ये देखिए, ये बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन है। ईशा हैरानी से रुद्र को देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो साड़ी को देखने लगी। वो लड़की उसे साड़ी के बारे में बता रही थी। डायमंड एडी की कढ़ाई है, जो कि अभी 3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। उसने एक आसमानी रंग का साड़ी दिखाते हुए कहा, ये देखिए मैम, ये वेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, आप इसे कैजुअली पहन सकती हैं। अगर बड़े बूढ़ों से मिलने जाना हो तो ये साड़ी सबसे बेस्ट है। मैंने उन सब साड़ियों को एक नज़र देखा और फिर रुद्र को देखा। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, सामने देख रहा था। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप ले लीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं और लाती हूँ। वो सेल्स कर वहीं सोफे के नीचे अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। ईशा कुछ नहीं बोली। आपको जो अच्छी लगे आप दे दीजिए। रुद्र ने ईशा को देखा और फिर एक नज़र साड़ियों को देखा। उसने उसमें से एक लाल रंग की साड़ी निकाली और ईशा को देते हुए बोला, ये ट्राई करके आओ। ईशा उसे देखने लगी। मुझे नहीं पहनने आता। उसने 2 टूक जवाब दिया और अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। इसे पैक कर लीजिए। ओके बॉस। कहते हुए वो सेल्स गर्ल वहाँ से चली गई। रुद्र ने अपना कार्ड दिया और थोड़ी देर बाद वो सेल्स गर्ल साड़ी और रुद्र के कार्ड को रुद्र के हाथों में पकड़ा दिया। रोनी ने आगे बढ़कर साड़ी उठा लिया और फिर वे तीनों वहाँ से बाहर आ गए। 2-4 मिनट चलने के बाद ही गाड़ी एक बड़े से ब्यूटी पार्लर के सामने रुकी। ईशा किसी छोटे बच्चे की तरह रुद्र की बात मान रही थी। रुद्र, रोनी और ईशा तीनों अंदर गए। वहाँ भी मॉल की तरह कोई नहीं था। रुद्र वहीं सोफे पर बैठ गया और रोनी आगे जाकर वहाँ के अटेंडेंट से बात करने लगा। थोड़ी देर में अटेंडेंट आई और उसने झुककर रुद्र को ग्रीट किया और फिर वो ईशा को लेकर अपने साथ चली गई। रोनी भी वहीं रुद्र के बगल में बैठकर अपना मोबाइल निकालकर कुछ करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद वो ब्यूटिशियन ईशा को लेकर आई। लाल रंग की साड़ी के साथ बिल्कुल ही हल्की सी लाल रंग की साड़ी के साथ लाइट मेकअप, गोल्डन ज्वेलरी, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल था। बालों को पीछे की तरफ बन बनाकर 2 लटों को आगे गाल पर लटका हुआ, होठों पर लाइट लिपस्टिक, आंखों में काजल, हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, पाँव में पायल। ईशा किसी खूबसूरत दुल्हन की तरह लग रही थी। रुद्र ने आज से पहले ईशा को सलवार सूट में ही देखा था, लेकिन आज वो गजब ही कहर ढाल रही थी। रुद्र तो उसे अपनी पलक झपकाए देख रहा था।
ईशा धीरे धीरे चलते हुए रुद्र के पास आ गई। रोनी भी एक पल ईशा को देखता ही रह गया। यार ये तो सच में खूबसूरत है। फिर उसने रुद्र को देखते हुए मन ही मन कहा, इसीलिए इस राक्षस का दिल भी इस पर आ गया। फिर उसने अपना गला साफ करने का नाटक करते हुए कहा, चले बॉस। रुद्र खड़ा हो गया। फिर तीनों गाड़ी में बैठ गए। वसीम गाड़ी चलाने लगा और रोनी उसके बगल वाले सीट पर। रुद्र ने गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया, जैसे आगे वाली सीट और पीछे वाली सीट के बीच दीवार आ गया। यह देखते ही ईशा की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। उसने रुद्र को सवालिया नजर से देखा। रुद्र उसके थोड़ा सा पास आ गया तो ईशा जल्दी से रुद्र से थोड़ा सा और बगल में खिसक गई। ऐसा करते करते ईशा बिल्कुल दरवाजे के पास आ गई। क्या करें आप थोड़ा सा उधर नहीं बैठ सकते? एक तो बता नहीं रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। जब देखो तब अपनी मर्जी झाड़ते रहते हैं मुंह पर। रुद्र उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था। उसके होठों को देखते हुए उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। ईशा अपने धुन में बोलती चली जा रही थी, अपने बाप का गुलाम समझ रखा है मुझे। ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी तो वीडियो पुलिस को दे दूंगा। इसके अलावा और आता ही क्या है आपको? अरे अगर आप में इतनी हिम्मत है ना तो वो वीडियो डिलीट करके ना तब मुझसे बात कीजिए। रुद्र एकदम से उसके पास आ गया तो ईशा चुप हो गई। उसे रुद्र की बात याद आ गई, अगर तुम चुप नहीं रही तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। यह देखते ही रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। एक टक ईशा के आंखों में देख रहा था और ईशा वो तो जमीन को घूर रही थी। क्या अब चुप हो गई ना? ये ना मुझे बार बार धमकी देना बंद कीजिए कि अगर मैं बोलूंगी तो किस कर लूंगा। मेरी मर्जी, मैं बोलूं या कुछ करूं, मेरे मुंह मेरे जुबान। अब बोलने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। किस कर लूंगा तो कर लूंगा, कर लीजिए। ईशा किसी से डरती नहीं है और फिर वो इतना बढ़कर अपने पीछे बोलो ही बातों को एक बार रिपीट करने लगी। किस करना है तो कर लीजिए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। मन ही मन खुद को कोसने लगी, हाय रे मेरी लंबी जुबान, इतना क्यों बोलती रहती है? कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है। हे माता रानी, अगर इस डेविल ने, राक्षस ने मुझे सच में किस कर लिया तो? नहीं। ये सोचते हुए ईशा अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। रुद्र उसके चेहरे पर आ रहे क्यूट एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसने ईशा के कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। ईशा कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप वैसे ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी तो उसने अपना सर रुद्र के कंधे पर टिका दिया। रुद्र ने बड़े ही प्यार से ईशा के कमर को पकड़कर अपने गोद में बिठा लिया और उसके चेहरे को अपने सीने पर रख लिया और अपना सर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी रूम मेंशन के सामने रुकी। रुद्र ने ईशा को हल्के से जगाया। ईशा, हम पहुंच गए। ईशा झट से उठ गई। जैसे ही उसने अपने आप को रुद्र की गोद में देखा तो उसने घूर कर रुद्र को देखा और वो जल्दी से उसकी गोद से नीचे उतर गई। रुद्र पहले बाहर निकला और फिर दूसरी साइड आकर उसने ईशा के लिए गेट खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ईशा ने उसके हाथों में अपना हाथ नहीं दिया बल्कि अपने हाथ से अपने साड़ी के चुन्नट को पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। अपने सामने रूम मेंशन को देखकर उसकी जान हलक में आ गई। वो रूम मेंशन को अच्छे से जानती थी। ये मुझे अपने घर लेकर आ गया, वो भी बिना मुझसे पूछे। पता नहीं क्या करेगा। ईशा मन ही मन डर रही थी लेकिन वो अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। रुद्र ने आगे बढ़कर खुद से ईशा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर जाने लगा। जैसे ही वो पार्किंग एरिया से बाहर निकलने लगा उसके कदम धीरे हो गए। वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क की गई थी। शक्ति सिंह वही दरवाजे पर खड़ा था। वो तेजी से रुद्र के पास आया। रुद्र ने बिना कुछ बोले ही शक्ति सिंह को घूर कर देखा तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली। बॉस, बाबूजी आए हैं। उन्होंने आपके चाचा चाची को भी और माँ पापा को भी सबको बुला लिया है। सभी लोग अभी अंदर हॉल में मौजूद हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर बाबूजी नहीं आए होते तो मैं उन सबको अंदर नहीं आने देता। इट्स ओके, कहते हुए रुद्र ईशा को पकड़कर वहाँ से चल देता है। जैसे ही वो मेन गेट के पास आता है वो ईशा का पल्लू उठाकर उसके सर पर रख देता है। ईशा अपना चेहरा घुमाकर रुद्र को सवालिया नजरों से देखती है और रुद्र उसको देखते हुए बोलता है, कुछ बोलना मत, जो मैं इशारा करूँ सिर्फ वही करना, नहीं तो पता है ना वो वीडियो। हाँ पता है, एक ही बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ईशा उसके बातों को बीच में काटते हुए ही बोली और फिर वो रुद्र के साथ अंदर आ गई। रुद्र जैसे ही हॉल में आया बाबूजी खड़े हो गए। उनकी एज 82 के आसपास थी। पूरे बाल सफेद हो चुके थे। धोती कुर्ता और कंधे पर एक तरफ जड़ाऊ शॉल था। माथे पर पगड़ी, आंखों में चश्मा और हाथ में छड़ी। उनके खड़े होते ही रुद्र तेजी से आगे आया। उसने ईशा का हाथ छोड़ दिया था।
ईसा वहीं दरवाजे तक ही खड़ी हो गई। वो आया और झुककर बाबूजी के पैर छू लिए। बाबूजी ने रुद्र को गले से लगा लिया। तभी रुद्र के पीछे खड़ी ईसा पर उनकी नजर गई और वो बस उसे देखते ही रह गए। बाबूजी सोफे पर बैठ गए और वो रुद्र को अपने पास बिठाते हुए बोले, मुझे पता है तुम्हारा तुम्हारे बाप से नहीं बनता, कम से कम मेरे लिए तो बात कर ही सकते हो तुम सब लोग एक साथ। रुद्र कुछ नहीं बोला। उसने ईसा को इशारे से बुलाया और बाबूजी का पैर छूने के लिए कहा। ईसा ने वैसा ही किया। वो आई और उसने बाबूजी के पैर छू लिए। ये देखकर तो बाबूजी गदगद ही हो गए। उन्होंने ईसा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और ईसा को अपने बगल में बिठा लिए। ईसा चुपचाप अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। रुद्र ने एक नज़र चारों तरफ हॉल में डाली तो वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जमी हुई थी। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा के साथ उनकी बेटी गीत और उनका बेटा जीत भी था। गीत ने भी आज साड़ी पहन रखा था और उसने भी अपने सर को पल्लू से ढक रखा था। रुद्र को ये देखते समझते देर नहीं लगी कि मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा गीत को यहाँ लेकर क्यों आए हैं। एक दूसरे सोफे पर उसके छोटे पापा और छोटी माँ के साथ लसिका बैठी थी और वहीं पर सांझ भी थी। रुद्र अब भी सांझ से नाराज था, इसलिए उसने सांझ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एक दूसरे सोफे पर विश्वजीत सिंह और उनकी पत्नी मलिस्का उनके बगल में ही हंक बैठा था, जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा हुआ सा लग रहा था। अम्मा वहीं पर किनारे में एक साइड खड़ी थी। कुछ नौकर आसपास खड़े थे। देखो रुद्र, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बाबूजी ने बोलना शुरू किया। तुम तो जानते हो अगले महीने तुम्हारा 30वां वर्षगांठ है और मैं चाहता हूँ उससे पहले तुम शादी कर लो। रुद्र ने ये सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि जब अम्मा ने उसे फोन पर बताया था कि बाबूजी आए हैं, तभी उसे बाबूजी के फैसले का अंदाजा हो गया था। इसलिए वो ईशा को अपने साथ लेकर आया था। यशवंत जी और देविका जी ध्यान से रुद्र के चेहरे को देख रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। तुम्हारे पिता विश्वजीत ने इस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है, बाबूजी ने गीत की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनते ही गीत का चेहरा ब्लश करने लगा और वो अपना नजर नीचे जमीन में गड़ा दी। रुद्र ने गीत को एक बार भी नहीं देखा और खड़े होकर बोला, बाबूजी मुझे आपको कुछ बताना है। आप चाहते हैं ना मैं शादी कर लूँ? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़की मेरे पसंद की होगी। यह सुनते ही सबके चेहरे पर एक अजीब तरह के भाव आ गए। ये तो लड़कियों से दूर भागता है, इसे कौन सी लड़की पसंद आ गई? सबके चेहरे पर यही लिखा था जिसको रुद्र ने पढ़ लिया था। और फिर ईसा की तरफ देखते हुए सबको ये समझते देर नहीं लगी कि वो लड़की ईसा ही है। बाबूजी की भी नजरें भी अनायास से ईसा की तरफ उठ गई। जब ईसा ने सबकी नजरों को खुद पर महसूस किया तो वो अंदर से घबराने लगी। क्या ये मुझसे शादी करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आया है? ईसा का मन रोने लगा था। रुद्र अपने बाबूजी के सामने से होते हुए ईशा के पास आया और उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। ये ईशा है, ईशा रॉय। ये हमारी तरह रिच फैमिली से नहीं है और मैं इसी से शादी कर रहा हूँ अगले महीने। यह सुनते ही गीत का चेहरा उतर गया, लेकिन वो शांत बनी रही, अपने मुट्ठी को गुस्से में भींचते हुए अपने गुस्से को अंदर पीने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा सवालिया नजरों से रुद्र को और फिर विश्वजीत को देखने लगे। विश्वजीत जी ने आंखों ही आंखों में मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा को कुछ इशारा किया और शांत रहने का आश्वासन दिया। फिर वो बाबूजी के सामने आते हुए बोले, बाबूजी आपको नहीं लगता लड़की हमारे स्टेटस की होनी चाहिए? और ये लड़की पता नहीं कौन है। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। ये मेरी होने वाली बीबी है और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। कहते हुए रुद्र ईशा का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर लेकर चला गया। विश्वजीत अभी कुछ बोलने वाला ही था कि बाबूजी ने उसे रोक दिया। बस विश्वजीत, हो गया ना? जब उसने कह दिया कि वो लड़की उसे पसंद है तो उसकी शादी उसी लड़की से होगी और वो भी अगले महीने में। मुझे तो वो अच्छी लगी। बाबूजी ऐसे कैसे? आपने देखा ना, उस लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या वो गूंगी है? लड़कियों को ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देता, समझे तुम? और ईशा बेचारी तो इसलिए चुप थी क्योंकि रुद्र ने उसे मना किया था। और रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए रुद्र के पीछे पीछे घसीटती हुई चली जा रही थी। रुद्र उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। विश्वजीत जी उठे और मलिस्का का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगे। तभी बाबूजी बोले, अरे विश्वजीत, डिनर करके जाओ। अरे विश्वजीत, रात का खाना यहीं खा के जाओ हमारे साथ। नहीं बाबूजी, आपने जो फैसला किया उसी से हमारा पेट भर गया है। विश्वजीत जी ने घृणा से अपने बाबूजी को देखते हुए कहा, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? उनके घर का नियम ही यही था, जब लड़का 30 साल का हो जाए तो उसकी शादी कर दो और उसकी आधी संपत्ति
उसके बीवी के नाम कर दो, और अगर वो लड़का शादी नहीं करता फिर सारी की सारी संपत्ति उससे छीन ली जाएगी। और यही रूल रुद्र पर लागू हो रहा था, जिस वजह से रुद्र को अपने बर्थडे से पहले शादी करना ही करना था। ईशा रुद्र के पीछे पीछे घसीटती हुई उसके बेडरूम में आ गई। बेडरूम में आते ही रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है। रूम में आते ही ईशा चीख पड़ी। रुद्र ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो इतना? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जानता हूँ कि तुम्हें अच्छे से पता है यहाँ पर क्या हुआ है। अब बिना मुझसे पूछे मेरी शादी का फैसला कैसे ले सकते हैं? बिना पूछे का क्या मतलब है? मैंने कितने दिन पहले ही तुमसे कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए रुद्र ने ईशा का गाल अपने हाथ से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए बोला, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता कि तुम मेरी हो, इसे अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। और उसके लिए शादी नाम की कोई पारंपरिक रस्में होती हैं जिसे इंडिया में किया जाता है। उसके बाद पति पत्नी साथ में रहते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे होते हैं। समझे तुम? रुद्र के मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गई। वो अपना मुंह और आंख फाड़े रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे को देखते हुए अपनी एक आंख विंक कर दी। अपने कपट से कपड़ा लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। ईशा वहीं बेड पर बैठी थी। उसे तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता था। उसके पास रुद्र का इंतजार करने के लिए और कोई चारा नहीं था। वो बेड पर बैठकर मन ही मन सोचने लगी, मुझे किसी भी तरह उस वीडियो को हासिल करना ही होगा। अगर मैंने उस वीडियो को हासिल नहीं किया तो ये राक्षस उसी वीडियो के दम पर मुझसे शादी कर लेगा। कुछ सोचते हुए रुद्र के स्टडी टेबल के पास आई, जिस पर उसका लैपटॉप अभी अभी रखा था। ईशा ने उसे ओपन किया, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा था। ईशा अपना दिमाग चलाने लगी, क्या पासवर्ड हो सकता है। उसने रुद्र सिंघानिया का नाम डायल किया। उसके बाद उसने सांझ का, उसके बाद रोनी, वसीम, जो वो कर सकती थी सब किया। लेकिन जैसे ही 13वां बार पासवर्ड इंटर हुआ, लैपटॉप से चू चू की आवाज़ आने लगी। यह सुनकर ईशा हड़बड़ा गई और जल्दी से पीछे हट गई। जब चू चू की आवाज़ रुद्र के कानों में पड़ी तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो समझ गया कि ईशा उसके लैपटॉप से छेड़छाड़ कर रही है। वो जल्दी से अपना बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। ईशा उस चू चू की आवाज़ को बंद करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वो आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर आ गया। ईशा उसको देखकर इतनी घबरा गई, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। वो हकलाने लगी। रुद्र ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्या कर रही थी मेरे लैपटॉप के साथ? वो कोई कुछ नहीं, वो गलती से छू गया। ये गलती से छूने पर बचता नहीं है। जब इसमें 13 बार गलत पासवर्ड इंटर किया जाता है ना, तब बचता है। सॉरी कहते हुए ईशा पीछे हट गई। आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। रुद्र उसके पास आया और एकदम से उसका बाजू खींचकर अपने से सटा लिया। रुद्र के शरीर से इस वक्त शैम्पू और खुशबू की मिली जुली स्मेल आ रही थी, जो ईशा की सांसों में समाने लगी। ईशा एक पल उसको देख रही थी। इस समय रुद्र अपने बाथरूम में था, जो कि पूरी तरह से ढक रखा था। हाँ, उसकी छाती थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। ईशा का नज़र उसकी छाती पर जम गया और रुद्र उसके चेहरे को देखने लगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर ईशा जैसे होश में आई और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी। देखिए, मुझे जाने दीजिए। ईशा अपनी एक उंगली रुद्र की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो आप अभी मुझे जानते नहीं हैं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बेबी, बहुत ही अच्छे से। और अब शादी तो होनी ही है, तो फिर क्यों ना। कहते हुए रुद्र उसकी तरफ झुकने लगा तो ईशा जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन उसके पीछे बेड था और वो धड़ाम से बेड पर गिर गई। ईशा का आधा पैर बेड से नीचे लटक रहा था और आधा शरीर बेड के ऊपर था। रुद्र उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या बात है, इतनी जल्दी है तुम्हें मेरे बेड पर आने की? ईशा ने जल्दी से अपने दोनों हाथ रुद्र के साथ छाती पर रख दिया और उसे प्रेस करते हुए बोली, वो मुझसे दूर रहिए। उसकी बात सुनकर रुद्र सीधा खड़ा हो गया और उसने ईशा का बाजू पकड़कर उसे भी खड़ा कर दिया। मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है, और हाँ, अगर मुझे कुछ करना होगा तो इसके लिए मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जब मन होगा तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, बिकॉज यू आर माइन। कहते हुए रुद्र अपने क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और ईशा दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास पहुंची, लेकिन कुंडी
लेकिन कुंडी बंद नहीं थी, वो दरवाज़ा पासवर्ड से लॉक था। ईसा दरवाज़ा को छूते हुए बोली, ये कैसे खुलेगा? फिर उसने बाहर खड़े इंसान से पूछने की हैसियत से पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया और ईशा ने ये गौर किया कि दरवाज़ा एक बार खटखटाने के बाद दूसरी बार नहीं खटखटाया गया। ईशा को लगा कि वो वहाँ से चला गया है, तो वो आकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रुद्र क्लोजेट रूम से बाहर आया। उसने डार्क ब्लू कलर का शेरवानी डाल रखा था। एक पल तो ईशा उसमें खोस ही गई। रुद्र बिना ईशा को देखे ही दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोल दिया। एक मेड वहाँ अब भी अपना सर झुकाकर खड़ी थी। यह देखकर ईशा हैरान रह गई। मतलब ये कब से यहीं है? इसे पता था कि रुद्र दरवाज़ा खोल देगा। उसने बड़े ही शालीनता से अपना सर झुकाए ही बोला, बॉस डिनर रेडी है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और वो मेड वहाँ से चली गई। रुद्र ने अपने हाथ ईशा की तरफ बढ़ाया और उसे चलने के लिए इशारा किया। ईशा अपना मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। मुझे नहीं खाना, सोच लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मुझे अपने तरीके से खिलाने आता है। ईशा ने उसे घूर कर देखा। उसे पता था कि उसके पास रुद्र की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक उसके पास वो वीडियो नहीं आ जाता। वो मन मानकर रुद्र से आगे आगे चलने लगी। रुद्र उसके पीछे पीछे हल्का सा हंसते हुए चल देता है। थोड़ी दूर जाकर ईशा रुक जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किधर जाना है, तो पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है। रुद्र अपना दोनों हाथ अपने जींस के पैकेट में डाले हुए जा रहा था। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो। ईशा ने उसकी तरफ नहीं देखा और वो दूसरे साइड देखने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। डाइनिंग एरिया में इस वक्त बाबूजी, जसवंत जी, देविका जी, सांझ, लर्शिका थे। उनके साथ साथ वसीम भी था। रोनी वहाँ से चला गया था। वसीम की नज़रें अब भी सांझ पर ही टिकी हुई थी। रुद्र जैसे ही डाइनिंग एरिया में एंटर हुआ, उसने फिर से पल्लू को उठाकर ईशा के माथे पर रख दिया। ईशा ने भी उसकी बात को समझते हुए पल्लू को संभालते हुए अपने माथे पर अच्छे से रख लिया। वो भी उसके साथ आकर बैठ गई। जसवंत जी और देविका जी के साथ साथ लसिका, सांझ, सब ईशा को एकटक देख रहे थे। ईशा बहुत ही प्यारी लग रही थी। माँ सबको खाना परोसने लगी। बाबूजी ने ईशा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? ईशा रॉय। अच्छा, क्या करती हो? जी, मैं सिंघानिया इंडस्ट्री में अभी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। अच्छा, वो मशीन में जवन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा हुए ना? जी भाऊजी, ईशा ने कहा। हाँ चलो, आज हमको तुम अपने हाथों से खाना परसो। हम भी तो देखें हमारी बहू को खाना परोसने आवत है कि ना। जी भाऊजी, कहते हुए ईशा बाबूजी के प्लेट में खाना परोसने लगी। ईशा को ये सारे काम आते थे, इसलिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सांझ लसिका के कान में फुसफुसाते हुए बोली, मज़ा तो तब आता जब यहाँ पर गीत होती और बाबूजी उसे खाना परोसने के लिए बोलते। पता चलता दाल और दही एक ही में मिक्स कर दी और चाय चावल एक साथ। लसिका उसे कहने से मारते हुए बोली, चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। वैसे दी, ये लड़की बहुत ही प्यारी है ना? तभी तो हमारे रुद्र भैया का दिल आ गया इस पर। लसिका ने उसे घूर कर देखा, जैसे वार्निंग दे रही हो कि चुप हो जा, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। सांझ एकदम से चुप हो गई। से ही ईशा बाबूजी का खाना परोस कर बैठने को हुई। सांझ तपाक से बोल पड़ी, भाभी। लेकिन ईशा ने उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि सांझ ने उसी को भाभी कहा है। ईशा भाभी, सांझ ने दोबारा कहा। ईशा ने उसकी तरफ देखा। मैं सांझ हूँ। हाँ, आपकी ननद। ये भी आपकी ननद है, बड़ी और मैं छोटी। सांझ से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपनी बात को। सांझ से अब बोलना कंट्रोल नहीं हो रहा था। बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बिल्कुल नहीं बदली है, अभी की अभी बच्ची ही है। ईशा बिटिया, उसको भी खाना परोस दीजिए, वो आपसे यही कहने वाली है। ईशा जी बाबूजी की तरफ एक फ्लाइंग किस उछालते हुए बोली। तभी सांझ बाबूजी की तरफ एक फ्लाइंग किस उछालते हुए बोली, वाह क्या बात है बाबूजी, आप तो आज भी हमारी बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं। बिना कुछ बोले चुपचाप सांझ के पास गई और उसने भी सांझ को खाना परोस दिया। लसिका भी चुपचाप बैठी थी। शायद वो इस इंतजार में थी कि ईशा उसे भी खाना परोसे, और ईशा ने ऐसा ही किया। उसने लसिका को भी खाना परोस दिया। उसके बाद जसवंत सिंह हंसते हुए बोले, अब सबको परोस ही दिया तो हमें भी परोस दो, आखिर हम तुम्हारे छोटे सास और छोटे ससुर हैं। यह सुनकर ईशा थोड़ा सा मुस्कुराई और अपने पल्लू को संभालते हुए देविका जी और जसवंत जी के खाने में प्लेट में खाना डालने लगी। अम्मा रुद्र के पास आ गई
और रुद्र को उसका डाइटिंग वाला खाना देने लगी। अभी बाबूजी ने अम्मा को रोक दिया। सुजाता, अम्मा का नाम सुजाता था। अरे अब जब बहू सबको परोस रही है तो अपने होने वाले पति को भी परोस देगी। तू क्यों परोस रही है? चल आजा, तू भी आज हमारे साथ बैठकर खा ले। अरे और नौकर है ना, वो दोबारा दे देंगे, काहे चिंता करत है। जी जी बाबूजी, कहते हुए अम्मा भी रुद्र के बगल वाले चेयर पर बैठ गई और ईशा भी खाना परोस कर आकर अम्मा के बगल वाले चेयर पर बैठ गई। वो अम्मा को भी खाना परोसना चाह रही थी, लेकिन अम्मा ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद से ले लूंगी। कि सांझ ने ईशा को सबके बारे में तो बता दिया था, लेकिन अम्मा के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और ईशा अम्मा को एकटक देख रही थी। कभी खा रही थी और कभी देख रही थी। खाना खाते खाते बाबूजी ने फिर ईशा से पूछा, आपके बिटिया तोहर मम्मी पापा का करत है? ईशा खाना खाते खाते रुक गई। वो बाबूजी मेरे पापा नहीं हैं, माँ है। अच्छा, वो घर पे रहती हैं, मैं ही काम करती हूँ और एक छोटी बहन है, वो भी पढ़ाई कर रही है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, सारे घर के जिम्मेदारी तोहरे ऊपर है। जी बाबूजी, ईशा ने बहुत ही धीरे से कहा। उसके बाद बाबूजी ने कुछ नहीं पूछा और वो ईशा से पूछे। थोड़ी देर रुक कर बाबूजी ने फिर से ईशा से पूछा, तुम रुद्र से शादी करना चाहती हो ना? ये सुनते ही ईशा को खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। अम्मा ने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर ईशा को दिया तो वो पानी पीने लगी। उसे खांसते हुए देख सबकी नज़र उसके ऊपर ही चली गई और रुद्र भी ईशा को देखने लगा। ईशा कुछ नहीं बोली, पानी पीकर चुपचाप से फिर से खाने लगी। देविका जी बोली, ईशा बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं ना? ईशा ने धीरे से जवाब दिया और मन ही मन बड़बड़ाई, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा है इस राक्षस ने? तोहर माँ और तोहर बहन दोनों को लेके यहाँ आना, हम भी उनसे बात किए लेते हैं, तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। ईशा ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपना सर हिला दिया। सांझ ईशा को देखते हुए लसिका के कान में फिर से फुसफुसाने लगी, ये भाभी इतना चुप चुप क्यों है? दी, मुझे तो लगता है ना कुछ गड़बड़ है। आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि ये भाई से शादी करना ही नहीं चाहती। लसिका ने उसे घूर कर देखा। सांझ, चुपचाप से खाना खाओ। तभी रुद्र वहाँ से खड़ा होते हुए बोला, मेरा हो गया। फिर वो अम्मा को देखते हुए बोला, अम्मा जब खाना हो जाए तो आप ईशा को मेरे कमरे तक ले आइएगा। और फिर वसीम को देखते हुए उसी स्वर में जवाब दिया, और तुम ईशा को घर तक छोड़ाना। वसीम ने कुछ नहीं कहा। रुद्र भी वहाँ से चला गया। सांझ आराम से खाना खा रही थी। धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से चले गए। जब बाबूजी का खाना खत्म हो गया तो उन्होंने भी सांझ के सर पर प्यार से हाथ फेरा। जल्दी से सो जा बिटिया, कहते हुए वो भी वहाँ से चले गए। वसीम को बस इसी बात का इंतजार था और वो सांझ से बात करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सांझ भी वहाँ से जाने लगी। वसीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वसीम वहाँ पर है ही नहीं। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो अपनी लिमिट मत भूलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कहते हुए सांझ ने उसे दूर ढकेल दिया। वसीम 2-4 कदम पीछे हट गया। वो सांझ के इस रिएक्शन से हैरान था। तुम्हारी और मेरी कोई मैचिंग नहीं है। सही कहा था तुमने, तुम्हारी और मेरी कोई मैचिंग नहीं है। मैं पागल थी जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गई। भी उसे दाई माँ के पायलों की आवाज़ सुनाई दी तो वो चुप हो गई और वहाँ से चली गई। वसीम भी वहाँ से चला गया। वो बाहर गार्डन में सांझ के कमरे के पास बालकनी के पास टहलने लगा। सांझ जब अपने बालकनी में आई तो उसने नीचे वसीम को देखा। वसीम की नज़र भी सांझ पर गई। उसने आओ देखा न ताओ और झट से पाइप को पकड़कर बालकनी के पास आ गया। जब सांझ ने ये देखा तो वो हड़बड़ा गई, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं वसीम नीचे गिर न जाए। लेकिन वसीम तो वसीम था। उसने झट से रेलिंग को पकड़ा और उछल कर बालकनी के अंदर आ गया। सांझ ने जब देखा कि वसीम बालकनी में आ चुका है तो वो झट से अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचकर जैसे ही वो बालकनी का दरवाज़ा बंद करने को हुई, वसीम ने दरवाज़ा पकड़ लिया और सांझ के कमरे के अंदर आ गया। सांझ ने उसे घूरते हुए कहा, अगर 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए ना तो मैं शोर मचाकर भाई को बुला दूंगी और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम अच्छे से जानते हो। वसीम ने सांझ की बातों को इग्नोर कर दिया और उसके पास धीरे धीरे आने लगा। सांझ अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी। उसकी धड़कनें अचानक से बढ़ने लगी थी। तो बुला लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वसीम वहीं रुक जाइए। क्या दिक्कत है आपको? जब मैं आपके पास आती हूँ तो आप मुझे कहते हैं कि मुझसे दूर जाओ, और जब मैं अब दूर रहने लगी तो आप मेरे पास आ रहे हैं, क्यों? सांझ की आंखें नम हो गई थी। इसी के साथ उसकी सांसें भी तेज होने लगी थी। वसीम सांझ की आंखों में नमी देख पा रहा था, जिसमें उसे अपने लिए प्यार, फिक्र
और गुस्सा सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सांझ की तरफ बढ़ता ही गया और एकदम से उसके पास आकर अपने एक हाथ सांझ के कमर में डालकर उसे अपने से चिपका लेता है और उसके सर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। ऐसा करते ही सांझ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी नम आंखों से वसीम को देखने लगती है। इस वक्त वसीम की आंखें बंद थी और वो सांझ को किस कर रहा था। सांझ उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। वो बस उसे खुद को किस करने दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वसीम ने उसे छोड़ा और उसे दूर हुआ। उसके दूर होते ही सांझ ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे वसीम का सर एक तरफ झुक गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। उसके बाद वो उसके सीने पर मारने लगी। वसीम ने उसका दोनों हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने से सटा लिया और एक बार फिर से उसे किस करने लगा। किस करते करते वो सांझ के ऊपर हावी होने लगा। जब सांझ ने इस बात को महसूस किया तो वो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन वसीम ने उसे नहीं छोड़ा। किस करते करते वसीम सांझ को कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड पर आ जाता है। इतने देर में वसीम ने कुछ भी नहीं बोला था, सांझ ही बोल रही थी। अब सांझ को वसीम से डर लगने लगा था। वसीम, वसीम स्टॉप, वसीम नहीं, कहते हुए सांझ बेड पर पीछे की तरफ सरकने लगी, लेकिन वसीम उसने सांझ का एक पैर पकड़ा और उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। सांझ बेड पर सीधा लेट गई और वसीम जूता पहने ही बेड पर आ गया। उसने सांझ के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस किया और अपने घुटने के सहारे उसके ऊपर झुक गया। अब तो सांझ की जैसे दिल उसके सीने से बाहर ही आने को था। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दुपट्टा मैंने किसी भी लड़के के लिए नहीं खरीदा। वो दुपट्टा आपके भाई साहब ने मंगवाया था उस ईसा मैडम के लिए, और आप न जाने कब से अपने दिमाग में मेरे प्रति क्या क्या घृणा के भाव ला रही हैं। वसीम बस उसे यही बताना चाह रहा था। यह सुनते ही सांझ का धड़कता दिल जैसे एक पल को थम गया। वो एकटक वसीम को देखने लगी। मतलब ये मुझे सफाई देने आए थे? मतलब इन्हें बुरा लगा? ये भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन कहते क्यों नहीं हैं? सांझ ये सब अपने मन में ही सोच रही थी। फिर वो झल्लाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए। वसीम अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, यही तो चाहती थी ना आप, मैं आपके पास आऊँ, आपसे प्यार करूँ। तो लीजिए, आ गया। और वो सांझ के गर्दन में अपना सर छुपा लेता है। उसकी पकड़ सांझ के हाथ पर ढीली हो जाती है। अब वो पूरी तरह से सांझ के ऊपर था। सांझ अपने दोनों हाथों को उसके सर में घुमाने लगती है। अब तो कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। सांझ की आंख के कोनों से आंसू निकलकर बिस्तर पर गिर रहे थे। वसीम ने एक गहरी सांस ली और फिर वह सांझ को देखते हुए बोला, अब भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। इतना सुनते ही सांझ बहुत ही खुश हो गई और उसने अपना हाथ वसीम के सर पर से हटाकर उसके पीठ पर कर दिया और कसकर उसको अपने गले से लगा लिया। वसीम भी उसी तरह सांझ के गर्दन में अपना मुंह छुपाए बस इस मीठी सी एहसास को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके ऊपर से हटा और उसके बगल में बैठ गया। सांझ भी उठकर बैठ गई और उसने अपना सर वसीम के सीने पर रख दिया। मैं भाई को समझा लूँगी वसीम, मैं मना लूँगी उन्हें, बस एक बार आप रेडी तो हो जाइए। ये गलत है सांझ, रुद्र सर कभी नहीं मानेंगे, वो मान जाएंगे क्योंकि वो अपनी नफरत से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। वसीम यह सुनते ही वसीम अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने हाथ को अपने चेहरे पर घुमाते हुए बोलता है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं भी बात करूँगा सर से, भले ही इसके लिए वो मुझे कोई भी सज़ा दें। कहते हुए वो भी सांझ को अपने सीने में छुपा लेता है।